Good morning and welcome students. Today we are going to solve exercise 1.4 question number 8, and in previous lecture I have told you that from question number 1 to 6, 1 to 7 will be the home assignment for you, and already I have told you about the union and the intersections, and too many things about the union and intersection. I mean the properties of unions and intersections. Today we will discuss about the disjoint sets. What is the disjoint sets? This means disjoint means the intersection of two sets. If the intersection of two sets are empty, then we can say that these sets are disjoint. Suppose that we have a set A and we have a set B. We have two sets A and B. If A intersection B equal to phi, then it is called, then these two sets are called disjoint sets. ठीक है? डिसजॉइंट का मतलब होता है, देखो फर्क है इसमें थोड़ा सा, कि ये सेट एम्प्टी नहीं होना चाहिए. अगर ये दोनों सेट जो है फाई है तो एम्प्टी सेट होगा, लेकिन यहाँ पर इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स क्या है, फाई है, तब ये डिसजॉइंट होगा. तब हम कहेंगे कि ए एंड बी क्या है, डिसजॉइंट सेट्स है. तो हमको यही चेक करके बताना है इसमें. ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पहला क्वेश्चन क्या है कि दिया हुआ है कि 1 2 3 4, यानी कि पहला जो सेट है वो दिया हुआ है 1 2 3 4 एंड b इक्वल टू दिया हुआ है x such that x is a natural number, x such that x is a natural number एंड क्या है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड लेस देन इक्वल टू 6, ये दिया हुआ है हमारा. तो चेक ये करना है कि क्या ये डिसजॉइंट है कि नहीं है. तो यहाँ पर देखो, सबसे पहली जो चीज है कि कभी भी अगर सेट जो है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हो और एक रोस्टर फॉर्म में लिखा हो, तो हमेशा सेट बिल्डर वाले को हम रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे. ये सबसे आसान तरीका होता है. तो सेट बी को अगर लिखा जाए इन रोस्टर फॉर्म, क्या होगा कि x क्या है, x इज ए नेचुरल नंबर एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 4. x की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 4 से. उसके बाद क्या है, 5 आएगा, फिर 6. यही इसका जो है बी सेट है. अब एक चीज ये बताओ कि अगर a इंटरसेक्शन b लिया जाएगा तो a इंटरसेक्शन b, इंटरसेक्शन मींस द कॉमन एलिमेंट्स, यानी इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है, तो ये क्या हमारा कहलाता है, इंटरसेक्शन कहलाता है. तो कॉमन एलिमेंट्स क्या है, 4. यानी कि अगर एक भी एलिमेंट है तो ये सेट क्या हो सकता है, ये कभी फाई नहीं हो सकता. जब कोई एलिमेंट्स नहीं होगा तब ये फाई होगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट, डिसजॉइंट नहीं हुआ. ठीक है, एक और चेक करते हैं. एक चेक ये करेंगे, हाँ, तीसरा वाला कहता है कि सेट ए जो है x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर या इवन इंटीजर. ठीक है, इवन इंटीजर या नेचुरल नंबर, इवन इंटीजर. ठीक, ये है. और बी सेट ये कहता है कि x सच दैट x इज एन ऑड इंटीजर. ये है हमारा. ठीक है, तो मैंने बताया कि सबसे पहले जो है सबसे आसान तरीका सेट को पहचानने का कि सेट बिल्डर फॉर्म को जो है हमको रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे. तो जो इवन होता है, बेसिकली हम इवन को जो है हमेशा इंटीजर की जब बात होती है तो जीरो को भी हम इवन में ही ऐड करते हैं. ठीक है, तो जीरो हो गया प्लस माइनस 2. प्लस माइनस क्यों, कि यहाँ पे इंटीजर की बात किया हुआ है, नॉट पॉजिटिव नॉट निगेटिव. ठीक है, न तो पॉजिटिव की न तो निगेटिव की बात हो रही है, बल्कि इंटीजर में तो सब आ जाएगा. और ये प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 एंड सो ऑन. और इसी तरीके से जो दूसरा है ये प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 7 एंड सो ऑन. ठीक है, तो अब ये बताओ कि ये एक तरफ इवन इंटीजर है, दूसरी तरफ ऑड इंटीजर है, तो जब इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया जाएगा तो दोनों में कुछ कॉमन मिलेगा, कुछ भी कॉमन नहीं है ना. एक तरफ इवन दूसरी तरफ ऑड, तो क्या होगा, 5. तब हम कहेंगे कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट, which implies that A and B are disjoint.
ठीक है, तो इस तरीके से हमको चेक करके बताना है कि डिसजॉइंट है कि नहीं है। इसके बाद जो है डिफरेंस ऑफ सेट्स है, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। डिफरेंस ऑफ सेट्स और कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स, ये दोनों टॉपिक जो है रिमूव कर दिया गया है। थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन में दे रहा हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ सेट्स, के होता क्या है, क्योंकि इसके बगैर जो है वेन डायग्राम हमको समझ में ही नहीं आएगा। डिफरेंस ऑफ सेट्स का मतलब ये हुआ कि जब हम डिफरेंस किसी चीज का लेते हैं तो हमारे पास दो चीज का होना जरूरी है। दो नंबर का डिफरेंस तभी लेंगे जब हमारे पास दो नंबर हो। मैंने कहा कि 6 and 4 का डिफरेंस, यानी 6 - 4 = 2, दो नंबर का होना जरूरी है। इसी तरीके से डिफरेंस ऑफ सेट्स में दो सेट का वहां पर होना जरूरी है। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास दो सेट है ए एंड बी, तो डिफरेंस ऑफ दिस सेट्स क्या होगा कि a माइनस बी, और a माइनस बी का मतलब ये हुआ कि x सच दैट x बिलोंग्स टू a बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b, यानी कि a माइनस बी, इसको ऐसे पढ़ा जाता है कि a माइनस बी, ठीक है, रेड एज a माइनस बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एलिमेंट्स, सेट ए का वो एलिमेंट्स जो बी के अंदर नहीं है, ठीक है। ये इसके कहने का मतलब ये हुआ कि x बिलोंग्स टू a बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b। इसका वो एलिमेंट, a का वो एलिमेंट जो b के अंदर नहीं है। तो अगर मैं b माइनस a लिखता हूं तो मीनिंग चेंज हो जाएगी। अब मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि x सच दैट x बिलोंग्स टू b बट x डज नॉट बिलोंग्स टू a, ठीक है, यही इसकी मीनिंग है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि सपोज करो कि एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 1 2 3 4 6 8, ये सेट ए है मेरे पास, और एक दूसरा एग्जांपल है बी जो है हमारा 2 4 6 8, ये हो गया। अगर मैंने कहा कि a माइनस बी, अगर मैंने कहा a माइनस बी, तो a माइनस बी का मतलब ये हुआ कि सेट a का वो एलिमेंट्स जो b में नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x बिलोंग्स टू a, यानी कि a का वो एलिमेंट्स जो b के अंदर नहीं है, which does not belongs to b, ठीक है। तो कौन सा b के अंदर नहीं है, 1 नहीं है, 2 है, यहाँ पे 3 नहीं है, ठीक है, बाकी सभी इसके अंदर है। तो a माइनस बी में ये हुआ। तो अगर b माइनस ए की जब बात की जाए कि b का वो एलिमेंट्स जो a के अंदर नहीं है, तो b का वो एलिमेंट यानी b के सभी एलिमेंट्स क्या है, इसके अंदर है, तो ये 5 हो जाएगा। यानी कोई ऐसा एलिमेंट ही नहीं है जो इसके अंदर न हो, तो क्या होगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये देखा गया कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, ठीक है। ये जैसे आपने पढ़ा है ना कि a इंटरसेक्शन b इक्वल टू b इंटरसेक्शन a, तो ये जो है ना, ये इंटरसेक्शन और यूनियन का जो केस है वो अलग है और डिफरेंस का केस अलग है। तो ये हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसके बारे में दे दिया, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, और जो कंप्लीमेंट इसके बाद है, कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स, वो भी सिलेबस में नहीं है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है ये है कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स on union and intersection, on union and intersection of two sets, ठीक है, 2 और more sets। तो ये प्रैक्टिकल जैसे आपने पढ़ा हुआ है कि A यूनियन B का मतलब क्या होता है। A यूनियन B का मतलब ये होता है कि all the elements of set A and all the elements of set B and the common elements which are in both
जाहिर की बात है कि जो दोनों में है वो कॉमन होगा, लेकिन वो एक ही बार इस्तेमाल हुआ हो, ठीक है। तो जो ए के अंदर है वही बी के अंदर एलिमेंट्स है, तो वो कॉमन में आएगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा जो है एज अ कॉमन हम उसको यूज करेंगे। तो इसमें जो हमारा पहला फार्मूला है, ठीक है, पहला फार्मूला ये है कि मैं इसको वेन डायग्राम से समझा रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये पूरा रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें हमारा ये है, ये हमारा सेट ए है और ये हमारा सेट बी है, इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया। तो अब मुझे एक चीज ये बताओ कि जो बीच वाला पोर्शन है, बीच वाला पोर्शन, तो बीच वाला पोर्शन क्या है भाई, ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर मैं ये कहूं कि जो हमारा ए यूनियन बी है, यानी कि ए यूनियन बी क्या आएगा, ये पूरा सेट आएगा, है ना, ये जो पूरा जो सर्कल है दोनों, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, यानी कि दोनों ही सेट के एलिमेंट्स और कॉमन एलिमेंट्स। तो अगर मैं ये लिखूं कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए प्लस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, ठीक है। अब मुझे एक चीज ये बताओ कि जब ये एक बार कॉमन में आ गया तो सेट, यानी कि मान सपोज करो कि ए के पास क्या था 1 2 3, ठीक है, और बी में सपोज करो कि 2 3 5 था। तो अगर मैं जो है इनके एलिमेंट्स को ऐड करता हूँ, इनके एलिमेंट्स को ऐड करता हूँ, तो ये 2 3 और 2 3 किस में आएगा, कॉमन में। यानी कि कॉमन वाले को हटा दिया जाए, क्योंकि जब मैं पूरा ऐड करूंगा ना इस चीज को, इसको इसके साथ ऐड करूंगा, तो क्या होगा, तो ये ऑलरेडी आ जाएगा, या इसका एलिमेंट्स जो है ऑलरेडी आ जाएगा। इसीलिए हम करते क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, और माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे भाई, क्योंकि इंटरसेक्शन तो एक ही बार यूज करना है। जब मैं इस पूरे सेट को ले रहा हूं, इस पूरे सेट को, और मैं पूरे बी सेट को ले रहा हूं, तो इनमें कॉमन पोर्शन भी आएगा, तो कॉमन वाले को क्या करना है, कॉमन वाले को माइनस करना है। क्यों माइनस करना है, क्योंकि वो दो बार रिपीट हो जाएगा। एक बार इसके पूरे साथ पूरे एलिमेंट्स आ जाएंगे, दोबारा फिर इसके पूरे एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है, फिर इन दोनों का जो कॉमन होगा वो तीसरी बार आ जाएगा। तो इसी वजह से जो है उसको हटाने के लिए इसको माइनस कर दिया गया। तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आपकी आएंगी कि किसी क्लास में जो है 50 बच्चे जो है वो हॉकी खेलना पसंद करते हैं और 30 बच्चे जो है वो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। उनमें से कुछ ऐसे हैं जो दोनों गेम पसंद करते हैं, तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो या तो क्रिकेट पसंद करता है या हॉकी पसंद करता है। इस तरीके से ये आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आने वाले हैं इस पे। और इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम। ये तो पहला केस हो गया। और दूसरा जो केस है वो है कि इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, अगर दोनों के इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट्स ही ना हो तब क्या होगा। तो जब दोनों के इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट्स नहीं होगा तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 होगा। और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 का मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी विल बी 0, यानी कि 0 माना जाएगा उस केस में, ठीक है। तो देखो सपोज करो कि a इक्वल टू क्या था भाई, 1 2 3 था, है ना, और b इक्वल टू क्या था, 4 5 6 था। तो इस केस में क्या देखा गया, इस केस में ये देखा गया कि a इंटरसेक्शन b इक्वल टू 5, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये n का मतलब क्या हुआ, ये नंबर है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। जैसे मैंने बताया ना कि किसी क्लास में कुछ बच्चे जो है कॉफी पसंद करते हैं या कुछ बच्चे चाय पसंद करते हैं, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो दोनों पसंद करते हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु मतलब कि डज नॉट लाइक टी और कॉफी, जो या तो न तो वो पसंद करता है टी न तो वो कॉफी पसंद करता है। तो उस तरह के बच्चों को हमें फाइंड आउट करना है, तो इसका यूज किया जाएगा नंबर्स का, है ना, ये नंबर्स का यूज करने के लिए है। तो ये बताओ कि जब ए इंटरसेक्शन बी 5 हो जाएगा तो 5 का मतलब क्या हुआ, जिसके पास कोई एलिमेंट्स ना हो। तो nंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। इस केस में क्या होगा, ये पहला था। दूसरा केस क्या होगा कि इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 देन
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, यानी कि वो लास्ट वाला 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। एक और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जो तीसरा वाला फार्मूला है हमारा वो ये है कि अगर तीन ले लिया जाए, है ना, अगर 3 सेट का यूनियन ले लिया जाए, क्या होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी। अब सबको माइनस करना है, ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए, और फिर प्लस होगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो जब आप वेन डायग्राम बनाओगे ना इसका, तो सपोज करो कि ये हमारा यूनिवर्सल सेट है और ये सेट ए है, ये सेट बी है, और ये वाला जो है ये सेट सी है। ठीक है, ए है, बी है, सी है। तो देखो सेम वही फार्मूला, सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए को लिखा गया, ए के सभी एलिमेंट्स, बी के सभी एलिमेंट्स, सी के सभी एलिमेंट्स। तो अब जो ए और बी के सभी एलिमेंट्स लिया गया है, तो इनमें जो कॉमन है वो कॉमन पोर्शन तो इसके अंदर आ ही गया होगा, इसके सभी एलिमेंट्स में। तो अब क्या होगा, इसीलिए हमने इसको माइनस कर दिया। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी एंड सी, यानी कि बी और सी में जो एलिमेंट्स हैं, तो इनमें जो कॉमन है ये वाला, इसको इसलिए माइनस कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इसके और इसको ऐड करने में तो जो कॉमन एलिमेंट्स है वो पहले से आ गया है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। तीसरे वाले में भी ऐसे ही किया गया, सी और ए के इंटरसेक्शन में सी और ए का जो इंटरसेक्शन है माइनस कर दिया गया। ठीक है, तो जो सबसे लास्ट वाला है, यानी जो तीनों में कॉमन है, तीनों में कॉमन है इस वाले को, इसको ऐड कर दिया गया। ठीक है, हर चीज के पीछे एक लॉजिक होता है, ऐसा क्यों है। वेन डायग्राम अगर आपको समझ में आया होगा तो आप आसानी से इस फॉर्मूले को समझ सकते हैं। ठीक है, हम इसका यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम, इसको जो है देखो पहला ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1.6 का, एक्सरसाइज 1.6 का पहला ही क्वेश्चन है हमारा। कहता है कि इफ x एंड y आर टू सेट्स सच दैट, इफ x एंड y आर टू सेट्स सच दैट, इस तरीके से है कि n of x इक्वल टू 17, n of y इक्वल टू 23, एंड n of x यूनियन y इक्वल टू 38, और फाइंड, कहता है कि फाइंड n of x इंटरसेक्शन y। ठीक है, हमको फाइंड करना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x एंड y इंटरसेक्शन क्या होगा। तो जो हमारा फॉर्मूला होता है सोल्यूशन में, हमारा जो सोल्यूशन होगा वो क्या है कि वी नो डैट क्या हम जानते हैं भाई कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y, सेट को चेंज कर दिया है। पहले हमने a यूनियन b लिया था, आप x यूनियन y भी ले सकते हो। क्या होगा, n ऑफ x प्लस n ऑफ y माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इंटरसेक्शन पूछ रहा है ना, तो जिस चीज को फाइंड आउट करना होता है उसको हम हमेशा लेफ्ट में रखते हैं, बाकी चीजों को राइट में। तो जब ये इधर आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये जो है हमारा उल्टा हो गया। ठीक है, नेगेटिव हो जाएगा। इस कितनी वैल्यू है इसकी, 17 है, इसकी वैल्यू कितनी है, 23 है, इसकी वैल्यू 38 है। यानी कि जब इसको ऐड करेंगे तो 7 3 10 हो जाएगा, 8 2 3 4, 40 माइनस 38 विच इज इक्वल टू 12, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y विल बी 12। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरीके से कैलकुलेशन करके निकालेंगे। एक दो क्वेश्चन इसमें आप और भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मैं समझा दे रहा हूं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। यानी कि कहता है कि 400 लोगों का एक ग्रुप है, उनमें से 250 लोग जो है वो हिंदी बोल सकते हैं और 200 लोग जो है वो इंग्लिश बोल सकते हैं। ठीक है, तो कहता है कि हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, यानी कि हमको जो है उन लोगों को निकालना है, हमको उन लोगों का नंबर फाइंड आउट करना है जो दोनों बोलते हैं, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, तो बहुत ही आसान है कि आपको दिया हुआ है कि आप देख लेना कि एन ऑफ एच यानी कि हिंदी बोलने वाले कितने लोग हैं। एन ऑफ एच जो है 250 है और एन ऑफ ई जो है 200 है और एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई यानी कि जो दोनों है, दोनों बोल सकते हैं, उन्हीं को निकालना है और टोटल कितने लोग हैं वो 400 हैं, तो उन्हीं लोगों में से जो है हमें निकालना है। और वो जो 400 है ना, वो तो ऐसा नहीं कि इन दोनों को ऐड कर देंगे तो वो हमारा यूनियन हो जाएगा। वो जो 400 दिया हुआ है वो क्या है, वही हमारा यूनियन है। ठीक है, तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा जो है आंसर निकल करके आ जाएगा। तो मेन इसी फार्मूले का यूज़ करना है और मैं आपको इमेजेस सेंड कर दूंगा, आप खुद से भी करिएगा। अगर जो क्वेश्चन बताने लायक होगा, थोड़ा सा टिपिकल टाइप का होगा, मैं उसको समझा दिया करूँगा। ठीक है।